उत्तर वैदिक काल की निम्नलिखित में से कौन सा से की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में पहला स्टेटमेंट दिया है कि बड़े राज्यों का निर्माण। अब कब बता रहा है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण, प्रशासन में बड़ी संख्या में नए अधिकारी शामिल हुए। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, लोहे का व्यापक उपयोग। और सही पूछ रहा है, कौन कौन से कथन सही हैं। इस प्रश्न को करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला स्टेटमेंट, उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? हालांकि अभी भी परिवार जो था, यानी कुल जो था, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी थी। लेकिन और उसके ऊपर, परिवार के ऊपर क्या था, यानी कुल के ऊपर क्या था? कुल के ऊपर हमारे पास क्या था? ग्राम था। और ग्राम के ऊपर क्या था? विष था। और विष के ऊपर क्या था? जन था। ठीक। और उत्तर वैदिक युग में कई जन मिले और इनसे बना जनपद, यानी बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। और इसका पुष्टि भी मैं कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरुजन और भरत जन। पुरु और भरत दो जन थे, ये महत्वपूर्ण जन थे, और इन दोनों के मिलने से क्या बना? कुरु जनपद बना। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से तुर्वश और क्रू थे, इनके मिलने से पांचाल बना, पांचाल जनपद बना। तो बड़े जनपदों का निर्माण हुआ, एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है। फिर प्रशासन में बड़ी संख्या में नए अधिकारी शामिल हुए। चूंकि अगर हम उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को देखें तो अब कबायली संस्कृति से हम एक स्थायी जीवन की तरफ आ जाते हैं, और कृषि कार्य का महत्व बढ़ जाता है। कृषि का महत्व बढ़ने के चलते अधिक उत्पादन हुआ, जिसके चलते जो बलि अभी तक एक स्वैच्छिक कर था, ये अब एक कंपलसरी यानी टैक्स हो गया। उसके साथ शुल्क भी लिया जाने लगा। तो कई सारी जो है क्रियाएं इस तरीके की हुई, जिसके चलते उनका राजस्व बढ़ा, कई नए अधिकारी शामिल हुए, सेना बनी। तो कुल मिलाकर के प्रशासन में नए अधिकारी सम्मिलित हुए, जैसे सेनानी, सूत, राजा का सारथी, ग्रामणी, ये सब पहले से चले आ रहे थे। लेकिन अब भागदूत कर संग्रहकर्ता हो गया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष हो गया। इसी की तरह अछावा पासे का खेल में राजा का साथी हो गया। गोवी कर्तन जो था वो जंगल के विभाग का प्रमुख था, तो गोवी कर्तन जैसे आए। तो शतपथ ब्राह्मण में अगर हम देखें, शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में हमको 12 इस तरह के रत्नियों का उल्लेख मिलता है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो एक स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप आगे की अगर बात करें तो आगे कह रहा है कि इस काल में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि अतरंजी खेड़ा 1000 BC में क्या है? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के साक्ष्य मिले हैं, और ये उत्तर वैदिक काल युग है। तो एक चीज तो पुरातात्विक साक्ष्य से इसकी पुष्टि हो रही है। दूसरे, हम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में अगर देखें तो हमको लोह अयस क्या मिलता है? लोह अयस शब्द मिलता है, और कृष्ण अयस शब्द मिलता है। तो लोह अयस और कृष्ण अयस, अगर इनको देखें तो ये जो है लोहे के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। फिर अगर हम देखें शतपथ ब्राह्मण में कृषि के महत्व से जुड़े हुए भी हमें कई सारी क्रियाएं मिलती हैं, जैसे कटाई, बुना, जुताई, मड़ाई वगैरह होती है। तो इसका उल्लेख भी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में ही 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्लावन की कथा भी मिलती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कभी भी परीक्षाएं पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो पृथ्वीवेन के हल और कृषि के आविष्कार के रूप में उनका उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? पृथ्वीवेन। पृथ्वीवेन का उल्लेख किया गया है। हल के और कृषि के आविष्कारक के रूप में पृथ्वीवेन का जो है उल्लेख किया गया है। और मैंने बताया कि अतरंजी खेड़ा से हमको साक्ष्य मिले। तो अब आप सारे प्रश्नों को देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, और इसका उत्तर हो जाएगा डी।